निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस यानी विज्ञान का लेशन नंबर 18 अपशिष्ट जल की कहानी को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले लेशन नंबर 17 तक के वीडियोस बन चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेशन नंबर 18 अपशिष्ट जल की कहानी। अपशिष्ट जल क्या होता है को जनरल भाषा में देखा जाए तो आप कहेंगे खराब जल को हम अपशिष्ट जल कहते हैं। बहुत सारी चीज़ उसमें मिश्रित होते हैं जिसके कारण वो जल खराब हो जाता है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। वो खराब होता है तो कैसे खराब होता है तथा उसमें क्या क्या मिल जाता है तो उसे अपशिष्ट जल कहते हैं। साथ में उसका उपचार कैसे करेंगे, इस सब के बारे में, इस लेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है लेशन के अनुसार ही अपशिष्ट जल। अपशिष्ट जल क्या होता है? झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि की नालियों में जाता है वह अपशिष्ट जल कहलाता है। अर्थात वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उद्योगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित होता है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। देखिए ये है क्या अपशिष्ट जल? तो वर्षा जल भी अपशिष्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो आपके गली में, जिस गली में आप रहते होंगे तो वहाँ बारिश होगा तो वहाँ बहुत सारे कचरा वगैरह पड़ा रहता है तो वो बहा के लेके जाता है तो वो क्या हो गया, गंदगी लेके बहा के लेके गया तो वो अपशिष्ट जल हो गया। छत वगैरह पे कहीं बैठे हुए हैं वहाँ पे भी देखेंगे कि आप कुछ कचरा वगैरह कुछ गंदा है तो वहाँ पे भी गिरता है, पानी बहता है तो वो भी क्या हो सकता है, अपशिष्ट जल हो सकता है। इसके अतिरिक्त उद्योग, अस्पताल, कार्यालय, अन्य जगह हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो भी जल उपयोग होने के बाद गंदगी उसमें सम्मिलित हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है, जिसे हम छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो कहलाएगा, अपशिष्ट जल कहलाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय दशक के बारे में। जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अलवण यानी ताज़े जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में हमने अध्याय 16 में, यानी इससे एक लेशन पहले, यानी 18 है, 17 से पहले 16 लेशन में हमने पढ़ा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। नीचे में हमने एक लोगो भी आपको दिखा रहा है, लोगो भी आप लोग देख रहे होंगे। ये लोगो है अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल का लोगो, इसलिए हमने लगा दिया कि हो सकता है कभी किसी एग्जाम में पूछ दे कि ये लोगो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल का लोगो है ये। अब हम बात कर लेते हैं वाहित मल उपचार के बारे में। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके पुनः प्रयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं, वाहित मल उपचार। अर्थात अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, संदूषक के बारे में। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव होते हैं। ये अपद्रव संदूषक कहलाते हैं। ये अपद्रव क्या कहलाते हैं, वो संदूषक कहलाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वाहित मल के बारे में। वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। अब कुछ अशुद्धियों के उदाहरण हम देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि इनमें कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती है। जैसे में कार्बन अशुद्धियाँ के एग्जाम्पल क्या क्या है, मानव जल,
मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया यानी मूत्र, पीड़कनाशी और शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि। ये क्या है? कार्बनिक अशुद्धियां हैं। अब हम बात कर लेते हैं अकार्बनिक अशुद्धियां। अकार्बनिक अशुद्धियां में आ जाएगा आपका नाइट्रेट, फॉस्फेट और धातुएं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्व क्या क्या होता है उसमें? एक फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। इसके बाद जीवाणु भी उसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? वो हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं। अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं, पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीवर के बारे में। सीवर क्या होता है? जब हम भूमि के अंदर देखते हैं तो उसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का जाल दिखाई देता है, जिसे सीवर कहा जाता है। जो बड़े और छोटे पाइपों का जाल दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? सीवर के नाम से जानते हैं, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मैन होल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर 2 अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा परिवर्तन होता है। तो संधि स्थान होगा, जहां जुड़ाव होगा वहां पे मिल सकते हैं आपको, या वहां जहां दिशा परिवर्तन होता है वहां मिल सकते हैं। और मैन होल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर 2 या इससे अधिक सीवरों के संधि जल पे अथवा उन स्थानों पे स्थित होते हैं जहां दिशा परिवर्तन होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा प्रदूषित जल का उपचार। प्रदूषित जल के बारे में देखा जाए तो इसके क्रियाकलाप से संबंधित 11 पॉइंट दिए गए हैं और 4 नमूने तथा 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 11 पॉइंट हैं, 4 नमूने बताए गए हैं तथा 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले पॉइंट से लेकर तीसरे पॉइंट में प्रदूषित जल घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट, थोड़ी मात्रा में अपमार्जक और स्याही मिलाकर अपशिष्ट जल को बनाया जाता है। ये पहले से तीसरे पॉइंट में बताया गया है। चौथे से 5वें पॉइंट में वातन प्रक्रम। वातन प्रक्रम क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे में आपने जल जीवशाला देखा होगा। जल जीवशाला यानी एक डब्बे जैसा होता है, एक्वेरियम जिसे कहते हैं, जिसमें मछली वगैरह आपने देखा हो बहुत जगह। तो उसमें क्या होता है ना, एक पाइप द्वारा आपने देखा होगा, जिसमें आपने कहीं कहीं देखा होगा शोकेस में मछली रखा रहता है उसमें, और उसमें पानी भरा हुआ रहता है और उसमें एक पाइप होता है जो बुलबुला देता है। तो वही सिस्टम है, मतलब एक तरह से वायु लेके जाना। वातम प्रक्रम की वातित्र या यांत्रिक विलोड़क अथवा मिक्सर, यानी अगर ये नहीं मिलता है जो भी जल जीवशाला के वात्रित हैं तो इसके जगह पे हम अन्य चीज़ उपयोग कर सकते हैं, यांत्रिक विलोड़क अथवा मिक्सर से कई घंटे तक वायु के बुलबुले गुजारें। कई घंटे तक वायु का बुलबुले गुजारना है, इसी को हम वातम प्रक्रम कहते हैं। को ये 4 से 5 में बताया गया है। और 6 से 9 पॉइंट में, 6 से 9 पॉइंट तक फिल्टर के में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी से फिल्टर किया जाता है, यानी उसके बाद उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। इसके बाद 10वें पॉइंट में है क्लोरीन की गोली से क्लोरीनीकृत किया जाता है। और 11वें पॉइंट में अवलोकन करने की बात कही गई है, विशेष आपके किताब से आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट थे आपके। इसके बाद आगे हम चलते हैं। आगे थे कुछ प्रश्न, जैसे में प्रश्न था पहला, वातन के बाद द्रव के रंग रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। कि वातन के बाद द्रव साफ हो जाता है और कुछ आपको दिखाई नहीं देंगे। क्या वातन से द्रव की गंध बदल जाती है? नहीं। बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियां दूर हो गई थी? को कूड़ा तथा पंख वगैरह दूर हो गए थे, यानी जो बड़े कचरे थे वो दूर हो गए थे। चौथा है, क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो गया था? तो नहीं। क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध होती है? तीक्ष्ण गंध होती है। क्या यह अपशिष्ट जल की गंध से अधिक अरुचिकर होती है? तो नहीं।
अब बढ़ते हैं आगे और आगे हम पढ़ेंगे अपशिष्ट जल का उपचार संयंत्र, एक बनाया हुआ संयंत्र जो है उपचार संयंत्र, उसके बारे में। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक परिक्रम सम्मिलित होते हैं जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रमों को पृथक करने में सहायता करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे है आपका सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगे छड़ों से बने सल्का यानी छन्ने, बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। इसे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडिये, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रीट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रीट और कंकड़ पत्थर उसकी पेदी में बैठ जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है 3 नंबर, फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है जिससे मल जैसा ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंक यानी सलज होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्या कहलाता है, यह आपंक या सलज होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथित्र यानी स्कीमर का उपयोग किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, किसका उपयोग करते हैं, स्कीमर का उपयोग करते हैं, दोनों नाम याद रखिएगा। इस प्रकार साफ किया गया जल निमलीकृत जल कहलाता है। ये भी शब्द याद रखिएगा, क्या कहलाता है, को निम्लीकृत कहलाता है, जल कहलाता है। आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहां यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस यानी जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद आपंक और बायोगैस है। तो क्या क्या है अपशिष्ट जल के उपचार के सह उत्पाद, मतलब उससे क्या क्या उत्पाद होता है, एक तो हो जाता है आपंक और दूसरा होता है बायोगैस। बायोगैस का उपयोग किस में किया जाता है, तो आप ईंधन के रूप में कर सकते हैं, यानी जो आपके घर में ईंधन के रूप में जो एलपीजी गैस जलाते हैं उसी तरीके से ये जो गैस होता है ये जलता है। और इसके अलावा इसका उपयोग हम लोग विद्युत उत्पादन यानी बिजली का जैसे बल्ब जलता है उस तरह का बल्ब हम जला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है आपका 4 नंबर, इसे भी देखते हैं क्या लिखा गया है। निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है जिससे इसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्मजीव टंकी की पेदी में सक्रियित आपंक के रूप में बैठ जाते हैं। अपशिष्ट भाग से जल को निकाल दिया जाता है। सक्रियित आपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व तो पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। इसे भी याद रखिए, खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, फिर से क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व तो कहाँ चले जाते हैं, फिर से वो मृदा में चले जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। और ये आपके पिक्चर थे, तो इसे आप देख सकते हैं। ये सल्का छन्ने थे जो स्टार्टिंग में है, जो हमने बताया है। उसके प्रिंट और बालू अलग करने की टंकी है ये। इसके बाद आपका जल अपमद्रित है ये, और वातित्र है ये। तो ये देख लीजिए, ये सारे के पिक्चर हमने लगा दिए हैं, इसे देख सकते हैं।
अब कुछ और पॉइंट है उसे भी पढ़ लेते हैं। यूकेलिप्टस, हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। यूकेलिप्टस में बहुत लंबे लंबे जो वृक्ष होते हैं वो, ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल वाष्पों को निर्मुक्त करते हैं। इसको जनरल भाषा में आप लिपस्टिक वगैरह के नाम से भी जानते हैं, लिपस्टिक का पेड़ वगैरह से कुछ कहा जाता है, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है यूकेलिप्टस के वृक्ष। ये करते क्या है, क्यों जरूरी है, तो ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल वाष्पों को निर्मुक्त करते हैं। रोगवाहक, सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियाँ तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। इसके लिए नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत को इस विषय परिस्थितियों के बारे में आगाह करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमा कर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखिएगा कि जो खाने पकाने का तेल और वसाओं को नाली में क्या करना चाहिए, नहीं बहाना चाहिए। इससे क्या होता है कि पाइप में ये जाके कठोर पदार्थ का मतलब एक परत जमा देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, नाली बंद हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकें। पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें नाली में मत बहाइए, यानी नाली में से न जाने दें। प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस पदार्थ, खाद्य पदार्थ, मृदु खिलौने, रुई, सैनिटरी टॉवेल आदि को कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। इसके बाद है अगला पॉइंट, अनुपचारित मानव मल। अनुपचारित मानव मल से जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौम जल कुओं, ट्यूबवेल यानी नलकूपों, झरनों और उनके नदियों के लिए जल का स्रोत है। अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। इनमें हैजा, टाइफाइड, पोलियो और आपका मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग सम्मिलित है। तो ये सारे रोग हो सकते हैं आपके किससे, एक मानव जो मल से जल जो या मृदा प्रदूषित होता है उससे। यथास्थान वाहित मल, स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पीट आदि का उपयोग है। ये भी याद रखिएगा, सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पीट आदि क्या हैं, तो इससे क्या हो सकते हैं, कोई ये है यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्र हैं ये। इसके बाद हम बात भी कर लेते हैं सेप्टिक टैंक के बारे में, कुछ अलग से दिया गया है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह। अगला पॉइंट है ऊर्जा के स्रोत के रूप में कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छतापूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय से मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। कूड़ेदान न हो तो, यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान न हो तो हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, अन्यथा महामारी फैल सकती है। अगला पॉइंट है आपका कृमि प्रसंस्करण शौचालय। भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा और परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है।
इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा कि मृदा के लिए ये क्या है, मृदा यानी मिट्टी के लिए अति समृद्ध पोषक है। किसके द्वारा होता है ये, तो केंचुओं के द्वारा होता है। और कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे में महात्मा गांधी ने कुछ कहा है। महात्मा गांधी ने कहा था, मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। यूनिसेफ के द्वारा क्या कहा गया है, पृथ्वी का सबसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करके हम निर्धनता से प्रेरित कष्टों को कम कर सकते हैं और सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। ये कहना किसका है, यूनिसेफ का। अगला पॉइंट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। संभवतः विश्व का पहला शहरी स्वच्छता संयंत्र यहीं विकसित हुआ था। शहर में स्थित प्रत्येक घर अथवा घरों के समूह कुओं से जल प्राप्त करते थे। स्नान के लिए पृथक कक्ष होता था और व्यर्थ जलबंद नलियों से बाहर निकलने का प्रबंध था, जो प्रमुख सड़कों और गलियों में बनी होती थी। ईंटों का बना सबसे पुराना शौचालय लगभग 4500 वर्ष पुराना है। कितना सौ वर्ष पुराना है, तो 4500 वर्ष पुराना है। इसे आपको याद रखना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रश्न, अभ्यास प्रश्न। जैसे में इसमें पहला दिया गया रिक्त स्थान, इसे हम देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। जल को स्वच्छ करना डैश डैश को दूर करने का प्रक्रम है। किसको दूर करने का प्रक्रम है, तो ये संदूषकों को दूर करने का प्रक्रम है। घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाले अपशिष्ट जल डैश डैश कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तो वाहित मल कहलाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है शुष्क डैश डैश का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो शुष्क गोबर का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट है नालियाँ डैश डैश और डैश डैश के द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। को किसके द्वारा, तो जो भी आपका पॉलीथीन वगैरह होता है उससे, या पंख होता है यानी सलज होता है, उसके द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। सजीव जीवों के लिए ओजोन तो देखा जाए तो ये तो है नहीं, ऑक्सीजन चाहिए, O2 चाहिए, ये O3 के बारे में बातचीत किया जा रहा है। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। और ग लिखा गया, यह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। घ लिखा गया, वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है। तो देखा जाए तो इसका 2 ऑप्शन सही है, ख और कौन सा, ग। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ख और ग। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। अभी हमने ओजोन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद ग भी होता है, यह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। और हमने देखा भी है कि अभी कहीं कहीं ओजोन में छेद हो रहा है, जिसके कारण परावैंगनी किरणें आ रही हैं। अगर ज़्यादा छेद हो जाएगा तो हमारे धूप में आते ही हमें कैंसर का मतलब स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो ये थे आपके लेसन, और जो भी आंसर था वो हमने आपको बता भी दिए। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। और आज क्लास 7 का साइंस ख़त्म हो गया। 6, 7 और 8 तीनों का लेसन समाप्त हो चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी लेसन में आपको दिक्कत हो रहा होगा। अगर किसी लेसन में आपको दिक्कत हो रहा होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ में ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस सब्जेक्ट को अब स्टार्ट किया जाए, क्योंकि साइंस के 2 लेसन बचे हुए थे, वो दोनों कंप्लीट हो गए। अब या तो मैथ शुरू किया जाए या कोई अन्य सब्जेक्ट। कमेंट सेक्शन में हमको इंतज़ार रहेगा आपका जवाब का कि किस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाए। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।